नमस्कार साथियों, अभिव्यक्ति क्लासेज जयपुर की ओर से मैं कुलदीप सिंह चौधरी लेकर आया हूं आज आप लोगों के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास जो राजस्थान के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। और आशा करता हूं कि इस क्लास को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी एक अलग आयाम पर रहेगी। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे हमारे राजस्थान के आधुनिक इतिहास की। और आधुनिक इतिहास की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है कि जब अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान के राजपूत रियासतों द्वारा, राजस्थान के रजवाड़ों द्वारा, राजस्थान के राजपूत शासकों के द्वारा जब संधियों को हस्ताक्षर किया जाता है और संधियों के जब क्रियान्वयन किया जाता है तो देखते ही देखते राजस्थान के इतिहास में जो शासन था राजपूतों के हाथ में, उस शासन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। और इस संधि वाला जो प्रकरण आज हम पढ़ने वाले हैं, राजस्थान की ब्रिटिश भारत में संधियां, तो यानी कि राजस्थान पर ब्रिटिश आधिपत्य हमारा आज का चैप्टर रहेगा। और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमें परेशान करना प्रारंभ किया और फिर 1857 क्रांति को अंजाम दिया। तो ये जो आज की क्लास है, ये आगे आने वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं, 2-3 चैप्टर्स आधुनिक राजस्थान के, उनमें मील का पत्थर साबित होने वाली है, उनमें काफ़ी सहयोगी साबित होने वाली है। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान पर ब्रिटिश आधिपत्य। राजस्थान पर ब्रिटिश आधिपत्य, यह हमारा पॉइंट होगा। और दोस्तों, इसके अंदर हम कई छोटे छोटे पॉइंट्स हम देखेंगे, कई सारे छोटे छोटे टेबल्स हम यहाँ पे बना के एक डायग्राम के तरीके से इस पूरे पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके तहत हम एक पॉइंट लेंगे कि साहब ये जो संधियां हुई, राजस्थान पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हुआ, इन संधियों का कारण क्या रहा, क्यों राजस्थान के राजपूतों को संधियां करनी पड़ी। अगला पॉइंट हमारा होगा लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियां। उसके बाद एक पॉइंट हम देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ संधियां। अगला हम देखेंगे कि किस प्रकार इन संधियों का अंग्रेजों के द्वारा क्रियान्वयन किया गया। अगला पॉइंट फिर होगा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने ये जो संधियां हुई थी, उन संधियों की सुरक्षा के नाम पर किस प्रकार राजस्थान के राजपूतों को धोखा दिया। और फिर कुछ हम इसमें अन्य तथ्य के रूप में देखेंगे। दोस्तों, समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्लासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद भारत पर स्थापित होता है। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, वो अब देखते ही देखते भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आती है। और जो अंग्रेजों की शक्ति थी, उससे राजस्थान भी अछूता नहीं रहा और राजस्थान के राजपूतों को भी उन्होंने जो है परेशान करना प्रारंभ किया। और इसी के तहत जो है ये संधियां हस्ताक्षर हुई या संधियां अपने अस्तित्व में आई। अब यहां मुद्दा यह है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन संधियों का कारण क्या था। आखिर में राजस्थान के राजपूतों को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाना पड़ा। तो यहां हम पहले ही चैप्टर के रूप में लेंगे कि साहब इन संधियों के कारण क्या रहे, क्यों राजस्थान के राजपूतों को अंग्रेजों के साथ संधियां करनी पड़ी। तो पहला कारण मैं यहां ये लूंगा कि राजस्थान के राजपूत जो है वो मराठा और पिंडारियों से काफी परेशान थे। मराठा और पिंडारियों से इन्हें सुरक्षा चाहिए थी। थोड़ा इसका हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो समय था 1707 का और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई
और साहब जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उत्तर भारत में औरंगजेब का शासन था, और जब तक औरंगजेब जीवित रहा तब तक उसने दक्षिण भारत की एक महान शक्ति, एक मजबूत ताकत जिसे हम मराठा साम्राज्य के नाम से जानते हैं, उस मराठा साम्राज्य को औरंगजेब ने उत्तर भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। यही सेम सिचुएशन औरंगजेब के साथ थी कि जब तक दक्षिण में मराठे रहे तब तक औरंगजेब दक्षिण भारत में नहीं जा सका, और जब तक औरंगजेब जीवित रहा तब तक मराठे उत्तर भारत में नहीं आ सके। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और औरंगजेब के बारे में बताया जाता है कि यह अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था, यानी कि इसके बाद जितने भी शासक आए, चाहे वो बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह जफर की बात करें, यहां तक सभी शासक औरंगजेब के बाद जो है वो अयोग्य आए, जिनमें जो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि वो असक्षम थे, अयोग्य थे और कमजोर शासक थे। इस बात का फायदा मराठाओं ने उठाया और मराठे उत्तर भारत की राजनीति में पहुंच जाते हैं अपना शासन स्थापित करने के लिए। और धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने आपको जयपुर का इतिहास पढ़ाया, उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार बूंदी राज्य के उत्तराधिकार मामले में हस्तक्षेप करके मराठे राजस्थान की राजनीति में प्रवेश करते हैं, और सवाई जय सिंह का बेटा ईश्वरी सिंह जो है वो मराठों के भय से आत्महत्या कर लेता है, और दूसरा बेटा जो माधो सिंह था वो मराठों का नरसंहार करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के मरने के बाद एक इतिहास एक नया मोड़ लेता है, और मराठा शक्ति जो है वो राजपूतों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल होती है। तो मराठे जिस प्रकार लूटपाट करते थे, जीते हुए क्षेत्रों से, विजित क्षेत्रों से चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्स वसूल करते थे, उसी प्रकार पिंडारियों की जो उत्पत्ति हुई, पिंडारियों का जो आगमन हुआ, वो भी सेम और सेम मराठाओं की तरह ही भारत को लूटना चाहते थे। तो मराठा और पिंडारी रोज नए तरीके से आक्रमण करते थे, हर रोज नई रियासत पर ये अपना अधिकार जमाना चाहते थे। भाई को भाई से लड़ाते थे, बाप को बेटे से लड़ाते थे, बहन को भाई से लड़ाते थे, और इनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था, पैसा कमाना। और राजस्थान के राजपूत इतने परेशान हो चुके थे कि किसी ना किसी तरीके से मराठों से हमारा पीछा छूट जाए। तो मराठों से बचने के लिए इन्हें कोई ना कोई सहारा चाहिए था, और वो सहारा बन के आए कौन? वो सहारा बने अंग्रेज। अंग्रेजों ने इनके साथ संधियां की और ये कहा कि तुम्हें सिर्फ हमारे साथ संधि करनी है, और उस संधि के माध्यम से अगर तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे, और अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो आप हमारा साथ देना। राजस्थान के राजपूतों को बड़ी सिंपल लगी ये बात, लेकिन संधियों के और जो प्रावधान थे वो राजपूतों के लिए हानिकारक साबित हुए। तो मराठों और पिंडारियों के आतंक से परेशान हो चुके राजपूतों को अंग्रेजों के अंदर उम्मीद की एक नई किरण दिखने लगी। इसीलिए उन्होंने, राजस्थान के राजपूतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की। आगे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कि जो राजस्थान के राजा थे, इन राजाओं के आपसी झगड़े होते थे। यानी कि राजस्थान के राजा एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहते थे, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते थे। जैसे मारवाड़ वाला मेवाड़ से लड़ रहा है, मेवाड़ वाला मारवाड़ से लड़ रहा है, मारवाड़ वाला जयपुर से लड़ रहा है, जयपुर वाला कोटा से लड़ रहा है, बूंदी से लड़ रहा है। तो यहां अंग्रेजों को एक मौका मिला कि सभी राजा आपस में एक दूसरे से लड़के अपनी शक्ति को क्षीण कर चुके हैं, कमजोर कर चुके हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर चुके हैं, अपनी सैन्य शक्ति को कमजोर कर चुके हैं, यानी कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को ये समाप्त कर चुके हैं। तो दूसरा कारण हुआ ये। अब तीसरी बात करें, राजा और सामंतों के आपसी विवाद यहां पे ये कारण बनते हैं। ये क्या मामला है साहब? ये मामला ये है कि मध्यकाल के समय में राजस्थान में एक व्यवस्था आती है जिसका नाम है सामंतवाद। राजाओं के द्वारा अपने विशाल साम्राज्य का संचालन करने के लिए सामंत के रूप में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए गए, और वो सामंत देखते ही देखते जनता से इतना टैक्स वसूल करने लगे, इतना राजस्व जनता से लेने लगे कि वे राजा के बराबर अपनी औकात भांपने लगे थे। जनता पर अमानुषिक कृत्य करने लगे, और जितना
राजा चाहता था उससे भी ज्यादा वो टैक्स जनता से वसूल करते रहे और जनता जो है वो सामंतों की जूती के नीचे दबकर रह जाती है और सामंत देखते ही देखते हैं जो पावरफुल हो जाते हैं। अब जब सामंतों के पास अनावश्यक रूप से धन एकत्रित होगा तो सामंतों की शक्ति बढ़ेगी और वो राजा को चुनौती देंगे। और क्योंकि इस समय जो ये मराठा थे, ये मराठे भाड़े के सैनिक के रूप में राजस्थान में मौजूद थे। कोई भी सामंत, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या नहीं हो, चाहे वो कोई सामान्य व्यक्ति हो, सिर्फ मराठों को चाहिए पैसा, और अगर कोई व्यक्ति मराठों को पैसा दे देगा तो मराठे उसकी तरफ से सेना लेके लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। तो यहां मराठे भाड़े के सैनिक के रूप में मौजूद थे और राजा और सामंतों के जब झगड़े हुए तो इन सामंतों के पास, क्योंकि काफी पैसा इन लोगों के पास आ चुका था सामंतवादी से, इसीलिए इन सामंतों ने पैसा देके मराठों को अपनी ओर मिलाया और राजाओं को सीधी चुनौती यहां पे दे दी। और जब ये राजा आपस में लड़ रहे थे, सामंत आपस में लड़ रहे थे, तो चौथा कारण हमारा ये बनता है कि जो देशी राजा थे, इन राजाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी, यानी कि राजाओं की कमजोर आर्थिक स्थिति। और राजाओं की जब स्थिति कमजोर हो गई तो राजा नई सेना बनाने में असमर्थ था और अंग्रेजों ने इस कंडीशन को देखते हुए मौके का फायदा उठाया। क्योंकि राजस्थान के राजपूतों के जो विशेषाधिकार थे, उन्होंने इन विशेषाधिकारों का इतना उल्लंघन किया, इतना अनुचित ढंग से प्रयोग किया कि इनकी जो आर्थिक स्थिति देखते ही देखते कमजोर हो चुकी और अब ये इनमें इतना सामर्थ्य नहीं बचा था कि ये अंग्रेजों से टक्कर ले सके। अगली मैं बात करूं तो 5वें नंबर पे हम ये ले सकते हैं कि साहब जो अंग्रेज थे, इन अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, यानी कि अंग्रेज चाहते थे कि भारत पर जो है वो पूर्ण रूप से न केवल ब्रिटिश भारत पर बल्कि देशी भारत पर भी अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाए। तो इन कारणों की वजह से, ये कुछ कारण थे, इन कारणों की वजह से राजस्थान के राजपूतों का एक समय ऐसा आया, एक दौर ऐसा आया जब राजस्थान के वे राजपूत अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पहली चीज हमने देखी कि साहब इसका कारण क्या था, तो कारण हमने देखा जो ये कि मराठे और पिंडारी इनको परेशान कर रहे थे, राजा आपस में लड़ रहे थे, राजा और सामंत आपस में लड़ रहे थे, आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी, ये कारण हमने देखे। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि साहब लॉर्ड वेलेजली कौन है और वेलेजली की सहायक संधियां क्या है। तो अगला पॉइंट हमारे सामने होगा लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियां। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियां। दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पर शासन करने के लिए, भारत पर अपना ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया एक गवर्नर जनरल था। और ब्रिटिश सरकार ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर जो भी गवर्नर जनरल नियुक्त किए, इनका एक सबसे बड़ा काम यह होता था कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों का साम्राज्य बढ़ाए। यानी कि ये सभी साम्राज्यवाद की नीति लेकर भारत में आते थे। और काम कई सारे थे, लेकिन इनका मुख्य काम था अंग्रेजों के साम्राज्य को बढ़ाना, ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल को और ज्यादा से ज्यादा रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलय करना। तो लॉर्ड वेलेजली जो नीति लेकर आया राजपूतों के दमन की या साम्राज्य विस्तार की जो नीति लेकर आया, इसे कहा गया इतिहास में सहायक संधियां। सहायक संधियों का मतलब यह है कि यहां पे अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई, क्योंकि राजस्थान के राजपूतों की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी, मराठों से वो काफी परेशान थे, आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। इसीलिए लॉर्ड वेलेजली सहायक संधियों की नीति लाता है और यह कहता है कि आज से हम और आप एक दूसरे के सहायक होंगे। यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, न हम बड़े हैं न तुम छोटे हो, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। और अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो आप हमारी रक्षा करोगे, और अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। यानी कि यहां पे मित्रता की नीति अपनाई गई।
तो इन सहायक संधियों को हम शाश्वत मित्रता के नाम से भी जान सकते हैं। और अंग्रेजों का यह मानना था कि अपने आसपास अपने मित्रों की एक दीवार तैयार कर दी जाए, यानी कि अपने साम्राज्य के चारों तरफ जो है वो मित्रों की एक दीवार तैयार कर दी जाए, ताकि अगर कोई शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो पहले हमारे पास पहुंचने से पहले हमारे मित्र उन आक्रमणों को जो है वो असफल कर दे। यानी कि इसे हम सुरक्षित घेरे की नीति भी कह सकते हैं, रिंग ऑफ फेंस जिसे कहा जाता है। अंग्रेजों ने मित्रों की एक दीवार तैयार की, यानी कि चारों तरफ के जितने भी राज्य हैं इन राज्यों को अपना मित्र बना लो। किसके माध्यम से? सहायक संधियों के माध्यम से। और पहली सहायक संधियों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे पहली जो सहायक संधि हुई, चलो पहले हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में जो फर्स्ट सहायक संधि हुई वो सहायक संधि की गई हैदराबाद के निजाम के द्वारा 1798 में। और अब अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में पहली बार सहायक संधि की गई भरतपुर के द्वारा। और भरतपुर के द्वारा कब की गई? तो 29 सितंबर 1803 ईस्वी को यह संधि होती है। और उस समय भरतपुर का जो शासक है उनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। अगली चीज देखें तो राजस्थान में सेकंड नंबर पे संधि किसके द्वारा की गई? तो हमारा आंसर होगा कि अलवर के द्वारा यह संधि हुई और समय था 28 नवंबर 1803 ईस्वी का। और अलवर का जो राजा था इसका नाम था साहब बख्तावर सिंह। इसके बाद जयपुर, धौलपुर, कई सारे राज्यों ने संधियां की, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों जो भरतपुर और अलवर की संधियां हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो सबसे पहले राजस्थान में अगर संधियों की बात आए तो सबसे पहली संधियां किनके द्वारा की गई? तो साहब भरतपुर के द्वारा और अलवर के द्वारा की गई। 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य संधि करता है और अलवर राज्य 28 नवंबर 1803 को संधि करता है। इसके बाद दिसंबर 1803 में जयपुर के शासक द्वारा भी संधि की गई अंग्रेजों के साथ, धौलपुर के शासक द्वारा भी एक संधि की गई। लेकिन अब यहां आप एक चीज देखो कि यहां जो मैंने लिखवाया वो है सहायक संधियां, ये सहायक संधियां। और अंग्रेज कभी भी ये नहीं चाहते थे, ब्रिटिश सरकार ये कभी भी नहीं चाहती थी कि जिन पर हम शासन करना चाहते हैं या जिन पर वर्तमान में शासन कर रहे हैं यानी कि भारत पर, वो कभी हमारे बराबर हो सकती है, क्योंकि यहां यह प्रावधान था कि कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। इसलिए ब्रिटिश सरकार इन वेलेजली की संधियों को रद्द करने की कोशिश करती है। लेकिन भरतपुर और अलवर के साथ जो संधि की गई थी यह संधि अंग्रेजों के लिए काफी फायदेमंद संधि थी। इसीलिए आगे अगला एक पॉइंट हमारा आएगा कि जब ब्रिटिश सरकार ने जॉर्ज बार्लो को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा, जी मतलब गवर्नर जनरल, जब गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो भारत पर शासन करने के लिए आया या भारत के प्रशासक के रूप में आया, तो इस जॉर्ज बार्लो ने भरतपुर व अलवर को छोड़कर, ध्यान रखना, भरतपुर व अलवर को छोड़कर शेष जितने भी राज्य थे जिन्होंने सहायक संधियां की थी, जैसे जयपुर हुआ, जयपुर हुआ, धौलपुर हुआ, और भी कई सारे राज्य थे, इन भरतपुर व अलवर को छोड़कर शेष सभी संधियों को निरस्त कर दिया, शेष सभी संधियों को निरस्त कर दिया। और भरतपुर और अलवर की संधियों को निरस्त क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां से अंग्रेजों को जो है वो काफी फायदा मिल रहा था, बाकी संधियों को यहां पे निरस्त कर दिया गया। इसके बाद की हम बात करें तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियों के अंदर लॉर्ड वेलेजली ने इस नीति के तहत भारतीय राजाओं को यानी कि देशी रियासतों को जो राजा थे उनको अपना सहायक माना। लेकिन ब्रिटिश सरकार ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये गरीब लोग ही, अनपढ़ लोग कहां हमारी बराबरी करने वाले हैं, इसलिए इनके साथ सहायक बराबर की संधि कर ही नहीं सकते, ये हमारी बराबरी किसी एंगल पे कर ही नहीं सकते।
इसलिए अगर कुछ ऐसा करना है, अगर संधियां करनी है, तो उन संधियों के तहत ऐसी कोई नीति लेके आओ कि ये हमारे गुलाम बनकर रहे, यानी कि अधीनस्थ बनकर रहे। वेलेजली ने तो सहायक बना दिया, ये हमें पसंद नहीं है। ऐसी कोई नीति लेके आओ जिससे इनको हम अपना अधीनस्थ बना सके, अपने अधीन ला सकें। इसीलिए तीसरे पॉइंट के रूप में हम देखेंगे कि जब गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स नई प्रकार की संधियां लाता है और इसे कहा जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ संधियां। यानी कि वेलेजली की संधियों में राजस्थान के राजपूतों को जिन्होंने संधि की, उन्हें अपना बराबर का माना गया और इसके अंदर अधीनस्थ माना गया, यानी कि अपने नीचे माना गया, अपने अधीन माना गया। अब साहब, ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ संधियां थी, सबसे पहले तो यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इन संधियों में योगदान किसका रहा। यानी कि क्योंकि अब गवर्नर जनरल तो खुद एक एक रियासत में जाता नहीं था, इसलिए कुछ अंग्रेज अधिकारी रियासतों के अंदर छोड़े गए और उन अंग्रेज अधिकारियों ने जो है वो फिर अंग्रेजों के लिए संधियां की। तो यहां योगदान की अगर बात करें तो एक नाम हमारे सामने आता है, उनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड यहां अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में हर रियासत में रेजिडेंट के रूप में आए थे और उन्होंने राजस्थान के राजपूतों को समझाया कि तुम्हारा भविष्य अंग्रेजों के साथ है, वरना ये मराठा और पिंडारी तुम्हें नोच लेंगे, तुम्हारे सामंत तुम्हें मार देंगे और आपसी झगड़ों के अंदर जो है तुम्हारा पूरे जो विशेषाधिकार है वो छिन जाएंगे। इससे बढ़िया है तुम अंग्रेजों के साथ संधि कर लो। कर्नल टॉड के बाद अगर बात करें तो अगला नाम आता है चार्ल्स मेटकॉफ का। अगला नाम आता है चार्ल्स मेटकॉफ का। और एक नाम हम यहां देखेंगे, एक नाम यहां आएगा मैकलम का, मैकलम। और कई पुस्तकों में इसे वेलकॉम के नाम से भी बताया गया है, मैकलम या वेलकॉम। और भी कहीं से, जैसे मिल था, विल्सन था, कई सारे अंग्रेजों को देसी रियासतों के अंदर भेजा गया। एक जॉन लुडलो था, इनका भी यही काम था। लेकिन यहां तीन का नाम काफी इंपॉर्टेंट हमारे सामने रहने वाला है। अब साहब, संधियों का प्रारूप तैयार किया गया, ये राजनीतिक रियासतों के अंदर इनको भिजवाया गया और इन्होंने फिर राजस्थान के राजपूतों को समझाना शुरू किया और राजस्थान के राजपूत देखते ही देखते एक के बाद एक संधियां प्रारंभ करने लगे। अधीनस्थ संधियों की अगर बात करें तो सबसे पहली जो संधि हुई वो संधि की गई करौली राज्य के द्वारा। संधि कब की गई? तो आंसर होगा आपका कि साहब 9 नवंबर 1817 को करौली राज्य ने संधि कर ली और करौली का जो शासक था उसका नाम था हरबख्शपाल सिंह। हरबख्शपाल सिंह जो करौली का शासक था, उसके द्वारा 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि पहली बार की जाती है। तो सहायक संधि पहली बार भरतपुर के द्वारा की गई, लेकिन अधीनस्थ संधियां जो 1817 में हुई वो सबसे पहले हरबख्शपाल के द्वारा की गई, करौली के द्वारा की गई। अगली चीज, अगली संधि किसके द्वारा की गई? तो साहब टोंक के द्वारा की गई, 15 नवंबर 1817 को की गई। यहां का शासक कौन था? तो यहां का शासक था अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी। अगली में अगर बात करूं तो अगली संधि किसके द्वारा की गई? तो साहब ये अगली संधि कोटा राज्य के द्वारा की गई। 28 दिसंबर 1817 को यह संधि हुई और कोटा का जो शासक था इसका नाम है उमेद सिंह। और अगर अगली संधियों की, ये तीनों संधियां 1817 में हुई, यानी प्रारंभिक संधियों का ये दौर था। अधिकतर राज्यों ने 1818 के अंदर अपनी सारी संधियां कर ली थी। हम देखते हैं कि साहब जो जोधपुर राज्य था, इस जोधपुर राज्य के द्वारा 6 जनवरी 1817 को यह संधि की जाती, 1818 को यह संधि की जाती है। और जोधपुर का जो शासक था उसका नाम था मान सिंह। यह मैं आपको जोधपुर राज्य में भी पढ़ा चुका हूं। अगली संधि की जाएगी मेवाड़ यानी कि उदयपुर राज्य के द्वारा और यह संधि होगी 22 जनवरी 1818 को
और मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम था भीम सिंह। अगली संधि की अगर मैं बात करूं तो अगली संधि बूंदी राज्य के द्वारा की जाएगी और समय होगा 10 फरवरी 1818 का, और यहाँ का जो शासक था उसका विष्णु सिंह भी नाम मिलता है, या इसे कई स्थानों पर बिशन सिंह भी कहा गया है। अगली अगर हम बात करें तो अगली संधि की जाती है बीकानेर राज्य के द्वारा, और बीकानेर राज्य के द्वारा संधि की जाती है 21 मार्च 1818 को, और बीकानेर का जो शासक था उसका नाम था सूरत सिंह। आगे अगर और हम देखते हैं तो किशनगढ़ राज्य के द्वारा संधि की जाती है 7 अप्रैल 1818 को, और किशनगढ़ का जो शासक था उसका नाम था कल्याण सिंह। जयपुर राज्य की अगर हम बात करें तो हमारा जो जयपुर राज्य है यह जयपुर राज्य के द्वारा 15 अप्रैल 1818 को संधि की जाती है, और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था साहब जगत सिंह। इसी प्रकार प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जितनी भी रियासतें थी इन सभी रियासतों के द्वारा संधियां की गई। लेकिन अधीनस्थ संधियों के अंदर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर जनरल था। कर्नल टोड, चार्ल्स मेटकॉफ और मैकलम के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। करौली पहला राज्य था जिसने अधीनस्थ संधियां की। सहायक संधियों में पहली बार संधि करने वाली भरतपुर रियासत थी 1803 में, और अलवर दूसरी रियासत थी नवंबर 1803 में। लेकिन यहां अधीनस्थ संधियों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली किसके द्वारा की गई, तो फर्स्ट संधि होगी आपकी करौली राज्य के द्वारा। और अगर मैं यहां बात करूं कि सबसे अंतिम संधि किसके द्वारा की गई, तो हम यहां देखेंगे कि सबसे अंतिम संधि किसके द्वारा की गई, तो आंसर होगा सिरोही के द्वारा अंतिम संधि की गई। और सिरोही के द्वारा सितंबर 1823 में जाके ये संधि की गई, और सिरोही का जो शासक था उसका नाम था साहब शिव सिंह। अब साहब ये बाकी संधियां तो 1817 और 1818 में समाप्त हो जाती है, लेकिन 1823 का समय यहां इतना जो लंबा 5 साल का जो समय लगा, ये क्यों लगा? तो एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां मैंने आपको बताया कि 6 जनवरी 1818 को मानसिंह के द्वारा अंग्रेजों की संधि की जाती है, और यह जोधपुर रियासत की संधि मानी जाती है। लेकिन पहले माना जाता था कि सिरोही राज्य जो है वो भी मारवाड़ का ही हिस्सा है, इसलिए अंग्रेजों ने सिरोही के साथ अलग संधि करने की कोशिश नहीं की, और जोधपुर के साथ हुई संधि को ही सिरोही की संधि भी मान लिया गया। लेकिन जब बाद में प्रत्यक्ष रूप से यह अवधारणा सामने आई कि मारवाड़ और सिरोही दोनों जो राज्य हैं ये अब अलग हो चुके हैं, इसीलिए सिरोही के साथ अंतिम संधि यहां पे की गई। तो ये अंग्रेजों ने अधीनस्थ संधियों का ये प्रारूप तैयार किया, जिनके तहत सभी राज्यों ने लगभग संधियों का हस्ताक्षर किया। अगली चीज अगर हम देखें तो साहब अगला पॉइंट हमारा था कि संधियों का क्रियान्वयन करने के लिए इन्होंने क्या किया। राज्यों के साथ संधियां तो कर ली, अब संधियों का क्रियान्वयन कैसे किया जाए, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि 1817 में ही नया पद गठित किया गया, उसे कहा गया पॉलिटिकल एजेंट। और जिस भी राज्य ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि की है जो 1817 से शुरू हुई है, उन सभी राज्यों में ब्रिटिश सरकार ने, गवर्नर जनरल ने अपने अपने प्रतिनिधि पॉलिटिकल एजेंटों के रूप में वहां पे बिठा दिए गए हैं। पॉलिटिकल एजेंट PA यहां पे बिठा दिए गए हैं। अब ये जो PA हैं, ये पॉलिटिकल एजेंट जो हैं, ये अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक रियासतों के अंदर जा चुके हैं। इसीलिए अब पॉलिटिकल एजेंट जो हैं वो धीरे धीरे राजपूतों के साथ मिलना प्रारंभ करते हैं, और राजपूत इन पॉलिटिकल एजेंटों को अपनी ओर मिलाना प्रारंभ करते हैं। इसलिए कई
वृत्तांत ऐसे आते हैं राजस्थान के आधुनिक इतिहास में कि पॉलिटिकल एजेंटों ने अंग्रेजों का साथ देने के बजाय राजस्थान के राजपूतों का साथ देना प्रारंभ किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्नल जेम्स टोड, जो यहां पे एक रेजिडेंट के रूप में मेवाड़ में भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने रेजिडेंट का काम छोड़कर अब इतिहास लिखना प्रारंभ कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार और गवर्नर जनरल इनको बार बार समझा रहे हैं कि तुम्हारा जो मेन काम है वो काम करो, लेकिन कर्नल जेम्स टोड की जो रुचि है वो अब इतिहास लेखन में चली जाती है। इसीलिए अब ब्रिटिश सरकार ने यहां नया नियम निकाला कि साहब इन पॉलिटिकल एजेंटों का पद जो हमने सृजित किया, इन पॉलिटिकल एजेंटों पर हम नियंत्रण कैसे स्थापित करें। इन पॉलिटिकल एजेंटों को हमने भेज तो दिया, लेकिन इन पर नियंत्रण कैसे रखें। तो यहां पे एक नया पद बना दिया गया, एजीजी। एजीजी बोले तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि जो गवर्नर जनरल, देखो एक चीज समझना, ब्रिटिश सरकार जो है वो इंग्लैंड में है, महारानी जो है वो इंग्लैंड में है, लेकिन भारत में इंग्लैंड का जो प्रतिनिधि है उसे हम कहेंगे गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल प्रत्येक राज्य में तो जा नहीं सकता, इसीलिए गवर्नर जनरल के नीचे स्थापित किए गए एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजेंट टू गवर्नर जनरल जो राज्यों में स्थापित किए गए, बाद में इन्हीं एजेंट को गवर्नर जनरलों के नीचे पॉलिटिकल एजेंट का पद रख दिया गया। यानी कि पहले पॉलिटिकल एजेंट का पद बना और बाद में एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद बना। तो एजीजी का पद यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, और एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद 1932 में बनाया गया। और 1932 में ही इनकी, क्योंकि अब पॉलिटिकल एजेंट अगर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है फुटपाथ पे बैठ के या रोड पे बैठ के तो काम करेंगे नहीं, इनके लिए अपना ऑफिस चाहिए। तो 1932 में ही इनका ऑफिस बनाया गया, और ऑफिस को हम एजीजी कार्यालय भी कह सकते हैं, और राजपूताना एजेंसी के नाम से भी कई जगह इन्हें बताया गया है, या राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से भी कई जगह इनका नाम लिया गया है। तो यह हम राजपूताना एजेंसी या राजपूताना रेजिडेंट की अगर बात करें तो यह कुछ और नहीं था, यह एजेंट टू गवर्नर जनरल का क्या था, कार्यालय था। और 1932 में यह राजपूताना एजेंसी का जो कार्यालय गठित किया गया, एजीजी का कार्यालय, ये कहां गठित किया गया, तो साहब ये कार्यालय अजमेर में गठित किया गया। कहां किया गया, ध्यान रखना, अजमेर में गठित किया गया। लेकिन चूंकि अंग्रेज जो है वो ध्रुवीय प्रदेश के थे, ब्रिटेन के थे, इसलिए अंग्रेजों को भारत में यानी कि अजमेर में जो वातावरण था वो अंग्रेजों को सूट नहीं हो रहा था, इनके अनुकूल नहीं था। इसीलिए अब ब्रिटिश सरकार ने जब इन्होंने परेशानी बताई कि यहाँ का जो वातावरण है ये हमें शूट नहीं करता, इसीलिए ये जो एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय 1932 में अजमेर में बनाया था। अब इस अजमेर यानी कि 1832 में तो कार्यालय कहां बनाया, अजमेर में बनाया, लेकिन अब अजमेर से ट्रांसफर कर दिया जाएगा 1845 में, और कहां रखा जाएगा, यह रखा जाएगा अब माउंट आबू में। यहां से स्थानांतरण इसका किया गया, यानी कि यह व्यवस्था की गई कि जब सर्दियां होगी तो सर्दी में तो एजेंट टू गवर्नर जनरल कहां बैठेगा, अजमेर में बैठेगा, लेकिन गर्मियों में क्योंकि अजमेर एक पहाड़ी इलाका है इसलिए वहां गर्मी काफी ज्यादा होती है, राजस्थान के बिल्कुल मध्यवर्ती एरिया में है, इसलिए जब गर्मियों का मौसम आएगा तो राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में अंग्रेजों का कार्यालय रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये व्यवस्था यहां पे आती है और संधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। धीरे धीरे राजस्थान के राजपूतों को उन संधियों का पाठ पढ़ाया जाता है जो उन्होंने बिल्कुल गलतफहमी के चलते हस्ताक्षर की थी, क्योंकि राजस्थान के राजपूतों ने सिर्फ उसमें अपना फायदा यह ढूंढा था कि जब मराठे या कोई और हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो ये जो अंग्रेज है ये हमारा साथ देंगे, और अगर अंग्रेजों के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम उनका साथ देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इतनी सी बात को इन्होंने ज्यादा माइंड नहीं किया और अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली। लेकिन बाद में जब रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट आए, जब एजेंट टू गवर्नर बिठाया गया, तब राजस्थान के राजपूतों को उन संधियों का एक एक पॉइंट दिखाया गया और यह समझाया गया कि देखो
ये भी तुम्हारे हाथ से जा चुका, देखो ये भी तुम्हारे हाथ से जा चुका, तुमने खुद ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, देखो ये चीज भी तुम्हारे हाथ से जा चुकी। यानी कि राजस्थान में जो राजपूत थे उनके सारे विशेषाधिकार एक एक करते चले गए, और अब राजस्थान के राजपूतों को यह समझ में आया कि साहब जैसे भी थे मराठे तुमसे तो अच्छे थे, वो तो सिर्फ हमारा खून पीते थे, लेकिन सालों तुम ऐसे आए अंग्रेजों कि खून तो पी रहे हो, साथ के साथ जो हमारी हड्डियां बची हुई है उन हड्डियों को भी तुम चूस रहे हो। अब साहब क्या हुआ कि 1817 में संधियां हुई, 1832 में एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। यह एक लंबा समय खिंच गया था, क्योंकि जब नई नई संधियां हुई तो अंग्रेजों को भी काफी अच्छा लग रहा था राजस्थान के राजपूतों के ठाठ देख के, और राजपूतों को भी काफी अच्छा लग रहा था अंग्रेजों को देख देख के, एक दूसरे का काफी मनोरंजन हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एक दोनों के साथ रहते गए, एक दूसरे की औकात जानने लग गए। इसलिए अब राजस्थान के राजपूत और अंग्रेज जो हैं वो एक दूसरे से चिढ़ने लग गए। वो कहते हैं ना, नई नई लुगाई 9 दिन अच्छी लगती है, तो यहां तो 9 दिन नहीं, यहां तो कम से कम 20 साल हो गए, 25 साल हो गए संधियां किए। अब अंग्रेज और राजपूत दोनों एक दूसरे से दरबार के अंदर ही कभी भिड़ लेने लग गए थे, कभी एक दूसरे से आमना सामना करने लग गए थे, नोकझोंक यहां पे स्टार्ट होने लग गई थी। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि हमने संधियां तो कर ली, राजाओं को नाकाम तो हमने बना दिया, राजाओं के विशेषाधिकार भी हमने छीन तो लिए, लेकिन आज भी हम इनसे कमजोर हैं। कमजोर क्यों हैं? कमजोर इसलिए हैं कि हम दरबार में कितने हैं, एक पॉलिटिकल एजेंट है, ज्यादा से ज्यादा पूरे राजस्थान में एक एजेंट टू गवर्नर जनरल है, और कुछ अंग्रेजों की सेना है। अगर किसी दिन राजस्थान के राजपूतों का मूड खराब हो गया और हमारे साथ अगर कोई ऐसी कोई ज्यादा नोकझोंक हो गई तो राजा के तो एक इशारे पे उसकी 10,000 15,000 की जो सेना है वो हमें यूं निपटा देगी। अंग्रेज कितने, मुट्ठी भर, और राजपूतों की सेना 10,000 15,000 20,000। तो अंग्रेज यहां राजपूतों की सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि हमने और तरीके से, राजनीतिक तरीके से तो इसके सारे विशेषाधिकार छीन लिए, राजनीतिक तरीके से तो हमने इनको नाकाम बना दिया, लेकिन अगर इनकी जड़ें काटनी है तो इनकी सेनाओं को भी खत्म करना पड़ेगा। और सेनाओं को खत्म करने का नया तरीका यहां सूझा। अंग्रेजों ने कहा कि साहब हमारी जो ये संधियां हैं, इन संधियों का ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, ढंग से जो है वो संधियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। और अंग्रेज अब क्या करते कि कभी भीलों को भड़का रहे तो भील विद्रोह कर रहे, कभी कोई और भड़का रहा है किसी और को भड़का रहे तो और विद्रोह कर रहे, और फिर अंग्रेज खुद ही तो भड़काते और खुद ही राजा के ऊपर चढ़ जाते कि तेरी सेना से ये भील विद्रोह समाप्त नहीं हो रहा, तेरी सेना से ये मीणाओं का विद्रोह समाप्त नहीं हो रहा। अंग्रेज इन विद्रोहों को भड़काते और राजाओं की सेनाओं को जो है वो नाकाम साबित कर देते। इस कंडीशन में हम अगला पॉइंट देखेंगे कि साहब इन संधियों की सुरक्षा कैसे हुई। संधियों की सुरक्षा, इन संधियों की सुरक्षा लेने के लिए क्या किया गया कि साहब जो राजाओं की जो सेना थी, परंपरागत जो उनकी सेना थी, इन सेनाओं को समाप्त कर दिया गया, राजाओं की सेनाओं को समाप्त कर दिया गया, और अब नई ब्रिटिश भारतीय टुकड़ियां प्रारंभ की गई, नई ब्रिटिश भारतीय सेना का यहां प्रादुर्भाव हुआ। नई ब्रिटिश भारतीय सेना, नई ब्रिटिश भारतीय सेना का मतलब है कि राजा अब तेरी जो पर्सनल सेना थी वो सेना हो गई समाप्त, और अब जो सैनिक भर्ती होंगे वो होंगे भर्ती के माध्यम से, छटनी के माध्यम से, जिसमें ब्रिटिश भारतीय का मतलब यह है कि कोई ब्रिटिश सैनिक नहीं थे, कुछ सैनिक तो तुम्हारे होंगे जो तुम्हारे द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और कुछ सैनिक अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और वो अंग्रेजों के प्रति ही वफादार होंगे। तो यानी कि सेना में अब ज्यादा पोर्शन तो उन सैनिकों का रखा गया जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भर्ती होके आए थे तो भारत के ही, लेकिन जब उनको पैसा कौन अंग्रेज देंगे तो वो अंग्रेजों के प्रति तो वफादारी दिखाएंगे। ऐसे सैनिकों की संख्या सेना में ज्यादा रख दी गई। अब यहां नया ट्विस्ट ये आया कि ये जो ब्रिटिश भारतीय सेना स्थापित की गई अंग्रेजों के द्वारा,
तो सैनिकों को और सेनापतियों को तो पैसा दे रहे हैं अंग्रेज, यानी कि सैनिकों की नजर में तो उनका मालिक कौन हुआ? अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज ये पैसा किससे ले रहे हैं? ये राजाओं से ही ले रहे हैं। यानी कि अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारे राज्य में जो सेना हम रखेंगे उसका खर्चा कौन देगा, उसका सैनिक खर्च कौन देगा, उनकी तनख्वाह कौन देगा? वो भी राजा ही देंगे। लेकिन राजा डायरेक्ट नहीं देंगे, राजा पहले अंग्रेजों को देंगे और अंग्रेज उन सैनिकों को देंगे। तो सैनिक की नजर में उनका मालिक कौन हुआ? अंग्रेज हुए। तो उनकी जो वफादारी होगी, उनका जो उत्तरदायित्व होगा, वो किसके प्रति होगा? वो राजा के प्रति होगा। इसीलिए इन्हें कहा गया ब्रिटिश भारतीय सेना। अब कौन कौन सी यहां ब्रिटिश भारतीय सेना गठित की गई, तो हम यहां थोड़ी बहुत 4-5 सेनाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करूंगा मैं मेरवाड़ा बटालियन की। यहां से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं और आपको ये लगता है कि ये जो चैप्टर है ये आउट ऑफ सिलेबस है। जब क्वेश्चन आते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, आधुनिक भारत की नींव है, आधुनिक राजस्थान की नींव है। मेरवाड़ा बटालियन स्थापना की गई 1822 में और इस मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है ये रखा गया ब्यावर में। इसके बाद शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना या शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई। 1835 में इसकी स्थापना हुई और ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है झुंझुनू में और 1835 में इसे स्थापित किया गया। फिर मैं बात करूं तो एक और इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स के अंदर आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मारवाड़ राज्य की सेना को हटाकर नई सेना यहां रखी गई, उसे कहा गया जोधपुर लीजियन। और जोधपुर लीजियन की स्थापना भी 1835 में की गई और इसका जो मुख्यालय है यह मुख्यालय रखा गया एरिनपुरा। पहले इसका मुख्यालय अजमेर में ही रखा गया था, अजमेर के बाद फिर ये मुख्यालय जो है इसका माउंट आबू चला गया और फिर बाद में अंतिम रूप से मुख्यालय एरिनपुरा आ जाता है। 1842 में एरिनपुरा इसका मुख्यालय बनता है। और एरिनपुरा कहां पे है? तो ये एरिनपुरा है आपका पाली के अंदर। अगली बात देखें तो मेवाड़ के राजा भीम सिंह की जो सेना थी उस सेना को भी समाप्त कर दिया जाता है और मेवाड़ में भी मेवाड़ भील कोर की स्थापना की जाती है। मेवाड़ भील कोर कह सकते हैं या मेवाड़ भील कोपर्स हम यहाँ पे इनको कह सकते हैं। और 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है ये रखा गया खेरवाड़ा और खेरवाड़ा है आपके उदयपुर के अंदर। ऐसे ही कई सारी थी, जैसे देवली जो 1857 क्रांति के समय थी छावनी, वहां पे कोटा कॉन्टिजेंट की स्थापना वहां की गई। लगभग 1855 के आसपास जब मीणा विद्रोह हुआ तो वहां कोटा कॉन्टिजेंट की स्थापना की गई। तो ये आप जब 1857 क्रांति पढ़ेंगे तो उन वहां पे यही जो टुकड़ियां हैं इन्हीं के द्वारा विद्रोह किया जाएगा। शुरुआत में विद्रोह की शुरुआत सैनिकों के द्वारा की जाएगी। जोधपुर वाला जो सीन हम देखते हैं एरिनपुरा की क्रांति जी है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, तो यही वो एरिनपुरा की छावनी है जो वहां एरिनपुरा में तैनात थी। अगला ब्यावर और खेरवाड़ा के बारे में आप पढ़ते हैं कि इन्होंने साहब 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया। देवली में जो सैनिक है वो कोटा कॉन्टिजेंट्स के हैं, उनके द्वारा देवली और टोंक में विद्रोह किया जाएगा। तो उन सेनाओं का जब नाम आता है तो हमारे सामने सीधा सीधा आना चाहिए कि अंग्रेजों ने पुरानी सेनाओं को हटाकर नई ब्रिटिश भारतीय सेनाओं को जब लगाया तो उन्हीं के परिणाम स्वरूप इन सैनिक छावनियों की स्थापना भी की गई थी। तो ये संधियां हमने देखी, संधियों के कारण देखे, संधियों का प्रारंभिक स्वरूप यानी कि अधीनस्थ संधियां, सहायक संधियां हमने देखी। जब सहायक संधियों को निरस्त कर दिया गया तो फिर अधीनस्थ संधियां आई। अधीनस्थ संधियां हमने जब पढ़ी कि राजस्थान की एक एक करके सभी रियासतों ने सहायक संधियां कर ली। करौली के हरबख्श पाल ने पहली बार 9 नवंबर 1817 में राजस्थान में अधीनस्थ संधि पर हस्ताक्षर किए, जबकि 1823 में सबसे आखिरी के अंदर सिरोही के राजा शिव सिंह के द्वारा संधि की गई। फिर हमने देखा कि इन संधियों के क्रियान्वयन के लिए हर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट का पद स्थापित किया गया और जब पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जाने लगे तो उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1832 में एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद बनाया गया।
और एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो पद है वो राजपूताना रेजिडेंसी या राजपूताना एजेंसी के नाम से उनका दफ्तर जाना गया और 1832 में उनका ऑफिस अजमेर में स्थापित किया गया और फिर 1845 में अजमेर से हटाकर माउंट आबू लाया गया। तो अब पॉलिटिकल ये जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, इनका जो कार्यालय था वो सर्दी सर्दी तो अजमेर में रहता था और गर्मियों के अंदर माउंट आबू आ जाता था। अब एक चीज आप ये देखो कि 1857 क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था वो कहां था, तो जाहिर सी बात है 28 मई को राजस्थान में नसीराबाद में क्रांति प्रारंभ हुई और 28 मई के महीने में क्या रहती है, गर्मी रहती है सर्दी रहती है, गर्मी रहती है। तो गर्मियों में तो माउंट आबू इनका मुख्यालय था, तो माउंट आबू में उस समय मुख्यालय था और वहीं से फिर ये एरिनपुरा के सैनिक आते हैं। तो ये हमारी संधियां थी और संधियों के फिर क्रियान्वयन कैसे किया गया और संधियों की सुरक्षा के नाम पर किस प्रकार राजाओं की पुरानी परंपरागत सेनाओं को हटाकर नई ब्रिटिश भारतीय टुकड़ियों को यहां पे लाया गया। अब सेना भी अंग्रेजों की, संधियां भी अंग्रेजों की और बेचारे जो राजस्थान के राजपूत थे धीरे धीरे करके अंग्रेजों के गुलाम होते चले गए। और फिर समय ऐसा आया जब राजस्थान के राजपूतों को, राजस्थान के जो लोग थे इनको, राजस्थान के सैनिकों को, इन सैनिकों को, राजस्थान की जनता को अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति करनी पड़ी और वो क्रांति हमारे सामने निकल कर आती है 1857 की क्रांति के रूप में। तो ये सभी शोषण के तरीके थे और इन्हीं शोषणों के खिलाफ 1857 की क्रांति में राजस्थान के युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की थी। अब आखिरी चैप्टर यहां हम लेंगे कि थोड़ा सा हम अन्य तथ्य की हम बात कर रहे थे जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम ये देखते हैं। ये संधियां होती है हमारी कंप्लीट, लेकिन संधियों से संबंधित कुछ और बातें और घटनाएं हम यहां पे देखेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि अंग्रेजों ने राजस्थान के साथ संधियां की, यानी कि राजपूतों के साथ संधियां की, लेकिन जब अंग्रेजों ने संधियों की शुरुआत की तो वो समय था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का, 1803 से 1805 तक का। उस समय अंग्रेज मजबूर हो चुके थे राजपूतों का साथ देने के लिए। मैंने आपको बताया कि मराठों और पिंडारियों के भय से अंग्रेजों से राजपूत संधि करना चाहते थे, इसीलिए राजस्थान की ओर से सबसे पहले संधि करने की कोशिश किसने की, तो क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम संधि करने का प्रयास, तो सबसे पहले संधि करने का प्रयास जयपुर और जोधपुर के द्वारा किया गया। जयपुर के शासक पृथ्वी सिंह और प्रताप सिंह के द्वारा काफी कोशिशें की गई अंग्रेजों के साथ संधियां करने की, और जोधपुर के जो विजय सिंह थे इनके द्वारा भी कई सारी कोशिशें यहां पे संधियां करने के लिए की गई, लेकिन अंग्रेजों ने संधियां नहीं की। संधियां क्यों नहीं की? क्योंकि वो मराठों से बिना काम का माथाफोड़ी मोल क्यों लेंगे। लेकिन जब अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध होना शुरू हुए तो अब अंग्रेजों को भी जरूरत थी कि राजपूत जैसे तैसे मराठों के खिलाफ हमारे साथ आके जुट जाए। अगली चीज हम देखते हैं कि साहब जो कोटा राज्य था, इस कोटा राज्य के साथ अंग्रेजों ने 2 बार संधियां की। 2 बार संधियां कैसे? एक तो थी मुख्य संधि, जो आपको पता है, जैसा मैंने भी आपको बताया था कि 28 दिसंबर 1817 को हुई थी कोटा के शासक उमेद सिंह के साथ। लेकिन कोटा के इतिहास में झाला जालिम सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। झाला जालिम सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो भटवाड़ा के युद्ध की बात करें या चाहे हम कोटा के इतिहास को अगर उठा के देखते हैं तो वहां पे हमें राजा की योग्यता से ज्यादा झाला जालिम सिंह जो कोटा का दीवान था उसकी योग्यता के ऊपर बात करनी होती है। तो वहां कोटा रियासत में झाला जालिम सिंह के योगदान को देखते हुए यह जो मुख्य संधि थी, इसके अलावा एक पूरक संधि भी की गई, यानी कि एक एक्स्ट्रा संधि भी की गई। ये कब हुई? तो ये 1818 में हुई। और इस संधि के माध्यम से कोटा राज्य के जो सभी विशेषाधिकार थे अब वो झाला जालिम सिंह को दे दिए गए, और कोटा का जो शासक था उमेद सिंह, वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का शासक बनके
रह गया। अगली अगर हम देखते हैं तो साहब मैंने आपको नाम लिखाया था, जब मैंने बताया था कि संधियों में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, तो कर्नल जेम्स टोड का रहा, मैकलोम का रहा, जिसे वेलकॉम के नाम से जाना जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ का रहा, जॉन लुडलो का रहा। तो यहां मैं बताना चाहूंगा कि साहब जो डूंगरपुर के शासक थे, तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के साथ संधि करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, या डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों के साथ संधियां किसने करवाई, तो आंसर होगा आपका मैकलम, जिसे मैंने आपको वेलकॉम के नाम से भी बताया है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों के साथ मैकलम यानी कि वेलकॉम के द्वारा संधियां की गई। अब ये संधियां थी, लेकिन इन संधियों से सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप हुआ, राजनीतिक तरीके से राजा पंगु हुए और अंग्रेजों का राज्य में हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ। लेकिन अंग्रेज यहां सिर्फ राजनीति करने नहीं आए थे, अंग्रेज यहां मुनाफा कमाने के लिए आए थे। इसीलिए अंग्रेजों ने अब आर्थिक दृष्टि से भी राजाओं पर अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। और अंग्रेजों ने जब यहां आर्थिक दृष्टि से अपना अधिकार जमाना प्रारंभ किया, तो हमारे सामने एक चीज आती है कि साहब यहां अफीम का व्यापार होता था, और अफीम के व्यापार पर एकाधिकार करने हेतु एक नया नियम लाया गया 1893 में। कब लाया गया नया कमीशन? 1893 में, और इसे कहा जाता है अफीम का रॉयल कमीशन। और अफीम के रॉयल कमीशन के माध्यम से अंग्रेजों ने अफीम का जो व्यापार था इस पर अपना एकाधिकार जता लिया। अगला हम देखें तो अफीम के अलावा राजस्थान की इकोनॉमी में नमक का जो व्यापार था यह भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। और नमक के व्यापार पर एकाधिकार करने हेतु, नमक के व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए यहां जयपुर और जोधपुर के जो शासक थे इनके साथ संधियां करनी पड़ी। यहां 1868 में जयपुर के शासक के साथ संधि की गई, और जयपुर का उस समय शासक था राम सिंह सेकंड। और अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के शासक के साथ अगस्त 1869 में संधि हुई, और जोधपुर का जो शासक था इसका नाम था विजय सिंह। और ये जो नमक संधियां हैं, ये नमक पर एकाधिकार करने के लिए जो 1868 और 1869 में की गई, ये संधियां बाद में जाकर मई 1871 में अस्तित्व में आती है। यानी कि मई 1871 में ये संधियां प्रारंभ होती है। तो किस प्रकार पुरानी सैन्य टुकड़ियों को हटाकर नई ब्रिटिश भारतीय सेना लाई गई, और किस प्रकार धीरे धीरे अंग्रेजों ने राजस्थान की राजनीति में राजनीतिक हस्तक्षेप किया और राजाओं को राजनीतिक दृष्टि से उनके विशेषाधिकार छीनते हुए उनको पंगु बना दिया। और फिर राजनीति में हस्तक्षेप करने के बाद किस प्रकार अंग्रेजों ने राजस्थान में जो अफीम और नमक का व्यापार होता था उस व्यापार पर भी राजस्थान के राजपूतों का जो अधिकार था, क्योंकि नमक का उत्पादन सांबर झील पर होता था, और उस समय सांबर झील आज भी नमक उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है और उस जमाने में भी सर्वश्रेष्ठ थी। और सांबर झील का जो नमक था उस पर जयपुर और जोधपुर के राजाओं का बराबर अधिकार था, और उन पट्टों को छीनकर नई संधियां यहां पे की गई। इन्हें नमक समझौते के नाम से जाना गया, जो जयपुर और जोधपुर के साथ की गई। और अफीम के व्यापार पर अधिकार जमाने के लिए 1893 में अंग्रेजों के द्वारा अफीम पर एक नया रॉयल कमीशन बनाया गया। तो इस तरीके से अंग्रेज धीरे धीरे हमारे राजस्थान में आते हैं, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से हमें पंगु बनाते हैं, और देखते ही देखते जो चिंगारी जनता के मन में अंग्रेजों के खिलाफ थी, अंग्रेजों के खिलाफ इन जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, वहां से लेके अंग्रेजों ने जो हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारी अर्थव्यवस्था में और हमारी राजनीति में जो हस्तक्षेप किए, इन्हीं कारणों से और ये जो संधियां हुई और इन संधियों का जो
गलत परिणाम राजाओं के सामने आया, जो नकारात्मक प्रभाव राजाओं की छवि पर पड़ा, राजाओं के विशेषाधिकारों पर पड़ा, राज्य पर पड़ा, जनता पर पड़ा। इन सभी कारणों की वजह से आगे जाकर 1857 की क्रांति होती है। तो ये 1857 क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के चलते राजस्थान की राजपूतों की जो नीति थी, उन नीतियों को या राजस्थान के राज्यों को इतना कंगाल कर दिया था कि अब राजाओं को लगने लगा था कि अगर मराठाओं से बचने के लिए हम अंग्रेजों की उंगली नहीं पकड़ते तो शायद हमारा भविष्य निर्धारित हो सकता था, क्योंकि मराठाओं ने सिर्फ और सिर्फ हमारा खून पिया और ये जो अंग्रेज हैं इन्होंने हमारा खून भी पिया और साथ में हमारी हड्डियों को भी निचोड़ कर ये खा गए। तो धन्यवाद, बने रहिए अभिव्यक्ति क्लासेस जयपुर की ओर के साथ। मैं कुलदीप सिंह चौधरी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।